दोस्तों, आज हम सुनील कुमार धनवंता सर की जो आंसर कॉपी है उसका रिव्यू करेंगे और ये देखेंगे कि टॉपर्स के आंसर कैसे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम भी अपने आंसर्स को कैसा बनाएं। मेरा मानना ये है कि जो हिंदी मीडियम के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में वो इंग्लिश से हिंदी में उनका अनुवाद किया जाता है, जिस कारण जो अर्थ होते हैं प्रश्नों के उनको समझना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो टॉपर्स हैं हमारे हिंदी मीडियम के, वो अपनी कॉपीज़ में आंसर्स को कैसे रखते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इस कॉपी में आप देखेंगे तो सर को 93 मार्क्स मिला हुआ है और हम लोग देखते हैं कि क्या सर ने क्या अच्छी चीज़ें की हैं, इसमें कहाँ कहाँ पर कमियाँ हैं और क्या सुधार हो सकता है, हम अपने आंसर्स में कैसे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ये सब समझने की ज़रूरत है। और आमतौर पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो पूछा गया है अगर आप वो लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे आंसर्स मिलेंगे। हो सकता है कि फ्रेमिंग में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो भी उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि आमतौर पे जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि पूछा कुछ और जाता है, लिख कुछ और देते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे अच्छा आंसर किसको बोलेंगे, तो सबसे अच्छा आंसर वही है जो सच में आंसर है, यानी कि जो पूछा गया है आप वो लिख रहे हैं वहाँ पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला एवं वास्तुकला के अवशेष अभी भी शेष हैं जो कि प्रकृति में धार्मिक हैं। परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हैं जिस पर फोकस किया जाना चाहिए। पहला तो है कि प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के बारे में पूछा है, ठीक है। दूसरा केवल उनके कला एवं वास्तुकला के बारे में पूछा है, वो भी जो अवशेष है जो हमको मिलते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि वो प्रकृति में धार्मिक है। प्रकृति में धार्मिक का मतलब है कि जो भी अवशेष हम लोगों को मिल रहे हैं वो धर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं सर ने क्या आंसर लिखा है। सर का पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखते हैं। आपको पता है कि जो क्वेश्चंस का आंसर है ये बेसिकली इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं हम लोग। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा जो मेन बॉडी पार्ट है और तीसरा कंक्लूज़न। तो देखते हैं सर ने अपना इंट्रो में जो है क्वेश्चन का उसमें लिखा क्या है। प्राचीन काल एवं मध्यकालीन भारत में अनेक कलाओं व वास्तुकलाओं का उद्भव एवं विकास हुआ जिनके अवशेष आज भी हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंट्रो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सर ने ऐसा कुछ अलग लिखा नहीं है इसमें, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर ने उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है। अब बॉडी वाला पार्ट देखते हैं तो देखिए यहाँ पे सर ने बहुत शानदार तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे इसको पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखा है। पॉइंट नंबर 1 प्राचीन भारत, और उसके अंदर भी 1 के बाद ऐसा नहीं कि ए और बी, 1.1 करके लिखा है ताकि ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसके अंदर का पार्ट है। कलात्मक अवशेषों के बारे में यहाँ पर है। तो कलात्मक में भीमबेटका की चित्रकला, सिंधु सभ्यता की कला और जो साहित्यिक कृतियाँ उनका जिक्र किया है। हालांकि यहाँ पे हम लोग और उदाहरण डाल सकते हैं, लेकिन ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं उनको सर ने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पर चाहें तो आप एक मैप भी डाल सकते हैं कि कहाँ से क्या मिला है। वास्तुकला अवशेष, क्योंकि इसमें 2 चीज़ पूछा था ना, एक कला के बारे में और एक वास्तुकला के बारे में। आपको पता है दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो वास्तुकला में फिर वही सिंधु घाटी की नगर व्यवस्था बहुत पॉपुलर है, अशोक के स्तंभ, स्तूप विहार, अजंता एलोरा, ठीक है। तो इस तरह के 5-6 एग्जाम्पल सर ने यहाँ पे लिखे हैं। और मध्यकालीन भारत में भी आप देखेंगे तो सेम एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो रिव्यू किया गया जिनके द्वारा आंसर, उन्होंने लिखा है कुछ उदाहरण और भी दें, लेकिन क्वेश्चन 10 नंबर का है, समय भी कम रहता है, तो कितना लिखे कितना ना लिखे वो भी एक चैलेंज है। फिर सर जो कंक्लूजन लिखते हैं इसमें इन्होंने लिखा है कि इसमें से अधिकांश अवशेष धार्मिक कहे जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गैर धार्मिक प्रकृति के हैं। और क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला है कि जो अवशेष हैं वो प्रकृति में धार्मिक हैं, पर यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि धार्मिक तो है ही, लेकिन गैर धार्मिक भी बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि जो कंक्लूज़न है वो भी इंट्रो के जैसा सिंपल ही है, और जो बॉडी वाला पार्ट है उसमें सर ने एग्जांपल्स लिख दिए हैं, और क्योंकि इसमें परीक्षण करने के लिए वो बोला गया है तो आपको उदाहरण देने पड़ेंगे। इसके बाद देखते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान की चर्चा कीजिए। अब देखिए इसमें सिंपल ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूछा गया। इसका मतलब ये है दोस्तों
कि आपके जो सिलेबस में पर्सनैलिटी वाला पार्ट है, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में दिया गया है कि जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके बारे में भी हमको अध्ययन करना है। तो यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में सीधा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इन्होंने बेसिकली जो उनका स्टार्टिंग वाला है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता के थे और सामाजिक सुधार में जो उनका आंदोलन, जो योगदान था इस आंदोलन में, वो है। और यहाँ सर ने पॉइंट वाइज लिख दिया है कि जाति प्रथा के विरोधी थे, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। और देखिए सर ने अंडरलाइन भी किया हुआ है चीज़ों को, जो मेन पॉइंट है, क्योंकि हो सकता है अगर एग्जामिनर तेज़ी से आंसर पढ़ रहा है तो जो मेन पॉइंट्स है उनके नज़र में आए। और यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर एग्जामिनर ने अलग से कुछ और पॉइंट्स को ऐड करने के लिए बोला है। देखिए, बहु विवाह का विरोध, स्वदेशी संस्कृति, बालिका शिक्षा, ये जो बेथुन स्कूल है इसके बारे में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सर ने जो आंसर लिखा है इसमें इन्होंने ज़्यादातर उनके जो मुख्य कार्य हैं उनको लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको भी जब आप अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उस समय आपका फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए आप यहाँ से समझिए। यहाँ पे आपको जब आप कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हैं तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है कि जब क्वेश्चन पूछा जाए उससे तो आप उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकें, चीज़ें उस तरीके से आपको याद रहें। इसीलिए जब भी आप पढ़ते हैं तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आप उससे सोचिए कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि आप चीज़ों को उस तरीके से याद रख पाएँ। और देखिए कंक्लूजन सर ने जो लिखा है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारतीय पुनर्जागरण काल के अग्रदूतों में से एक थे। अब यहाँ पे सर को 10 में से 3 नंबर मिले हैं। तो 3 नंबर आप बोल सकते हैं कि बहुत बेसिक नंबर है, और अगर कुछ और पॉइंट्स ऐड करते तो नंबर बढ़ता। अब यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है एक, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को स्पष्ट कीजिए। बंगाल की खाड़ी चक्रवातों के लिए अधिक प्रवण क्यों है? अब इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला तो ये बोल रहा है कि जब चक्रवात बनते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये कैसे बनते हैं, और दूसरा ये बोल रहा है कि बंगाल की खाड़ी में ही क्यों ऐसा है कि चक्रवात ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे तो सर ने इंट्रोडक्शन ऐसा कुछ विशेष डाला नहीं है, सिंपल सा लिख दिया उन्होंने कि चक्रवातों का जो निर्माण है कुछ निश्चित परिस्थितियाँ हैं उसके परिणाम स्वरूप होता है। तापमान, तो तापमान मतलब समुद्री सतह का तापमान, कोरियोलिस फोर्स। तो ये जो बेसिक सर ने 4 कारण लिखे हैं, 4 कारण बिल्कुल सिंपल है, आपको हर जगह, हर बुक में, हर नोट्स में, हर टीचर की क्लास में आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। फिर निर्माण प्रक्रिया में सर ने जो वर्टेक्स है उसका जिक्र किया है। ठीक है, यहाँ तक आप देखेंगे तो सर ने चक्रवात बनने की स्थिति और डायग्राम का भी यूज़ किया है यहाँ पे। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में क्यों ऐसा होता है, तो सर ने जो कारण लिखे उन्हीं कारणों को एप्लीकेशन में लगा दिया। जैसे उन्होंने ऊपर लिखा था कि तापमान ज़्यादा होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से, तो यहाँ पे फिर वही पॉइंट रिपीट हुआ है कि बंगाली खाड़ी में तापमान ज़्यादा है। तो आप समझ रहे हैं, जो सिद्धांत आप पढ़े हैं उसी को आप एप्लीकेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है कुछ, बस एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, स्थल भाग हैं, नदियों का जल जो है ताप मिश्रण का अभाव, सॉरी। और देखिए यहाँ पर सर को 4.5 नंबर मिले हैं, जबकि सर ने इसमें कंक्लूजन जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप बोलें कि इसमें कंक्लूजन में क्या लिखा जा सकता था, तो आप क्वेश्चन को देखिए पहले, आपको यही चीज़ यहाँ पर रिपीट करना पड़ता है। या फिर अगर, क्योंकि ये क्वेश्चन जियोग्राफी से है, अगर ये पेपर, ये जो क्वेश्चन है चक्रवात वाला, अगर ये डिजास्टर मैनेजमेंट में होता तो आप वहाँ पर ये लिख सकते थे कि जो नागरिक हैं, जो गरीब जनता वहाँ पे निवास करती है, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है साइक्लोन का, आप उस चीज़ का जिक्र वहाँ पर कर सकते थे। पर क्योंकि ये कोर जियोग्राफी का क्वेश्चन है तो यहाँ पर निर्माण प्रक्रिया और जो क्वेश्चन है पूछा गया है बंगाल की खाड़ी में जो चीज़ें हैं, इसके अलावा अगर आप चाहते तो कंक्लूज़न में कुछ और ऐसे स्थानों का भी जिक्र कर सकते थे जो कि बार बार जहाँ पे हमको साइक्लोन की पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। देखिए ये जो आंसर है सर का अपना आंसर है, ज़रूरी नहीं कि आपको उसको कॉपी करना है, पर आप बस यहाँ से आइडिया लीजिए कि क्यों ऐसा है कि सर का सिलेक्शन हुआ, बाकी लोग का नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन है पूछा गया है
सर ने आंसर में वही लिखा है। भले सर ने बहुत ज़्यादा ही इंट्रो को ऐसा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा या कंक्लूज़न को ऐसा नहीं लिखा है या उतने ज़्यादा डायग्राम्स नहीं डाले हैं, लेकिन जो पूछा गया है वो उनके द्वारा यहाँ पे आंसर दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। हालांकि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आंसर राइटिंग में, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, पर मेरा मानना है और अलग अलग टॉपर्स भी यही कहते हैं कि जो पूछा जा रहा है आप पहले वो तो लिखिए। जब आप उतना लिखने लगेंगे तो उसके बाद आप बाकी चीज़ें ऐड करिए। और यकीन मानिए मेंस का एग्ज़ाम जब आप देंगे आपके पास बिल्कुल समय नहीं होगा कि आप नई नई चीज़ों को ऐड करते जाएं। इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी और ये तैयारी जो है मेंस की वो आपको अभी से करनी पड़ेगी। अब क्योंकि अक्टूबर का महीना चालू हो रहा है, मेंस का पेपर अभी ख़त्म हुआ है, तो आप जनवरी तक मेंस का ही प्रिपरेशन करिए और अच्छे से करिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको दोबारा मेंस का तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको फिर से सिर्फ प्रैक्टिस ही करना होगा। तो आप जिस स्पीड से आंसर लिखेंगे उसमें नई नई चीज़ों को ऐड करने के लिए आपको पहले से उसको तैयार करके रखना है। ये भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे टाइम जोन के बारे में पूछा गया है कि क्यों जो टाइम जोन है वो मुद्दा है। तो आपको बेसिक जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी या एनसीईआरटी आपने अगर नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये आइडिया होगा कि जो देशांतर है उससे समय का निर्धारण होता है और भारत में वो 82.5 डिग्री है। ठीक है, तो इससे क्या होता है पूर्वी और पश्चिम भाग में फ़र्क आ जाता है। देखिए यहाँ पे सर ने इंट्रोडक्शन में जो मेन समस्या है उसकी चर्चा कर दी है। अब इंट्रोडक्शन लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, या तो आप कुछ फैक्ट दे सकते हैं या तो फिर आप जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन जिस वजह से पूछा गया सीधा उस कारण को ही यहाँ पर इंट्रो में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सर ने पक्ष में भी देखिए लिखा हुआ है और इसके अलावा विपक्ष में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद बेसिक सा जो कंक्लूजन सर दे रहे हैं शुरू से, इसलिए हाल ही में टाइम जोन पर गठित पैनल ने 2 टाइम जोन की मांग को नकार दिया है। ठीक है, तो उतना कुछ स्पेसिफिक सर ने इसमें नहीं लिखा है, पर कंक्लूजन में आप इसको वे फॉरवर्ड तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है आने वाले टाइम में, या किसी दूसरे देश के साथ तुलना कर सकते हैं। जैसे रशिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन रशिया में है, अमेरिका में भी एक से ज़्यादा टाइम जोन है। तो इस तरीके से चीज़ों को देखना है। अब हम लोग देखते हैं कि जो चेकर है उन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सर के बारे में। देखिए उन्होंने लिखा है, डियर स्टूडेंट्स, लगभग सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास सराहनीय है। ठीक है, तो आपको कोशिश तो ये करनी है कि आप कुछ भी लिखें लेकिन लिख के ही आएँ, क्योंकि ये प्रीलिम्स जैसा नहीं है, इसमें माइनस मार्किंग जैसा कुछ नहीं है। अगर आपको 1 नंबर भी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो बहुत है उस क्वेश्चन के लिए जिसके लिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, जिसकी आपकी तैयारी नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ है कि निष्कर्ष और भूमिका को बेहतर बनाने के लिए कहा गया है, जो चीज़ हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि निष्कर्ष और भूमिका को और बेहतर बनाया जा सकता है। और मेरा मानना है दोस्तों कि आपको ना जो निष्कर्ष है और जो भूमिका है, जो मेन टॉपिक्स है, जैसे चक्रवात के टॉपिक्स था, तो उस टॉपिक का आपको पहले से ही आपके पास एक अच्छा इंट्रोडक्शन और एक अच्छा कंक्लूज़न होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेन पार्ट में अगर आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना भी पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास भूमिका और निष्कर्ष पहले से तैयार होगा तो आपका बहुत सारा समय बचेगा और आप बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा अच्छा निष्कर्ष और भूमिका लिख के आप आएंगे वहाँ पे। भाषा शैली तो सर की अच्छी है, क्योंकि फ्लो हमको लगातार इसमें दिखा है, कहीं भी ऐसा फ्लो टूटा हुआ नहीं दिखा हुआ है। संदर्भ क्षमता अच्छी है। अब संदर्भ दक्षता से मतलब सिंपल सा ये है कि जो पूछा गया है सर ने उसी संदर्भ में बात करी है। ठीक है, और जो मेन की निरंतर उत्तर लेखन का अभ्यास करिए। तो चलिए सब बोलते हैं इस पॉइंट को। और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं दोस्तों आपको। देखिए ये जो कॉपी है ना, ये कॉपी 2019 की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 2019 की कॉपी, और सर टॉपर कब बने हैं, इससे पहले भी, इससे पहले भी और उसके भी पहले भी, लेकिन 2022 में सर की रैंक आई है टॉप 100 में, टॉप 50 में आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये उस समय की कॉपी है सर की, आज से 3 साल पहले की। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि निरंतर सर ने इसमें कुछ सुधार किया होगा, लेकिन बेसिक में जब हम लोग लिखते हैं तो भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लोग इस लेवल पर अपने आंसर्स को लिखें, यह मानक हो, इस मानक पर लिखना है। क्योंकि मार्केट में माहौल जो है, अब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन जो सच है वो सच है कि बच्चों को डराया बहुत जाता है। इतने महंगे महंगे टेस्ट सीरीज़, और लास्ट में आप अपने आंसर चेक कराएं तो आपको एवरेज आंसर, एवरेज मार्क्स देते हैं। देखिए अगर यहाँ पे भी आप देखें तो जो मार्क्स मिले हुए हैं
इसमें आपको बेसिक सा रेंज दिखेगा, जो 1 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन है, 10 नंबर तक के, उसमें आपको 3-4 3-4 3-4 में, और उसके बाद वाले को देखेंगे तो 5-6-7 5-6-7 ऐसे में मिले हैं। एक क्वेश्चन में बस यहाँ पे 8 नंबर मिला हुआ है, बाकी सब में वही है। तो दोस्तों आपको खुद से ही अपने टॉपर्स के आंसर देख के और खुद के आंसर्स लिख के रिव्यू करने चाहिए, मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। हालांकि हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हम आंसर रिव्यू करते हैं, आप वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख के डाल सकते हैं, आपका फीडबैक मिलेगा वहाँ से। बाकी स्टूडेंट्स भी अपने कॉपी के आंसर डालते हैं, तो आप देखेंगे तो आपको ये भी आइडिया लगेगा कि बाकी लोग कैसा आंसर लिख रहे हैं और आप कैसा लिख रहे हैं, तो कहाँ सुधार करना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी। हो सकता है कि आप जब क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाए, कुछ समझ ना आए, लेकिन लगातार आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोच सोच के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। और जब आप आंसर लिखने बैठे, अपना पहला दूसरा तीसरा आंसर लिखें तो टाइम ना देखें, पहले तो लिखें, पहले तो सोचें कि आप सोच पा भी रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो क्यों, कंटेंट की कमी है, या आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या आप चीज़ों को लिंक नहीं कर पा रहे हैं। इस पर हम लोग अलग से क्लास करेंगे कि कैसे आंसर्स को फ्रेम करें, कैसे ना करें। ठीक है, फ़िलहाल आप अपनी तैयारी को जारी रखें और कमेंट करके बताएं। अगर आप कहेंगे तो हम कुछ ऐसा सेशन लेके आएंगे जो स्पेशली आंसर राइटिंग के ऊपर में होगा, और वहाँ पे हम लाइव आंसर लिखेंगे और देखेंगे कि क्या दिक्कतें आती हैं आंसर लिखते समय। ठीक है दोस्तों, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और अभी आज का टाइम पे आप जितना ज़्यादा फिट रहेंगे आपकी तैयारी के लिए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।